नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बेहद ही संवेदनशील, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक इज योर मोरलेस सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर के ये मेजरली क्लास होने वाली है। किसको लेकर के याद रखेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के। हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है? देखो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या नाम है उसका? स्काउट्स। ठीक है, द यूएस सुप्रीम कोर्ट स्काउट ने अभी एक 3-6 की रेशो से एक जजमेंट पास किया। उस जजमेंट के हिसाब से हुआ क्या है, इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है जो टेरिफ्स इम्पोज करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रम्प साहब। ये रिसेंट इनकी पॉलिसी रही है अपनी बात मनवाने के लिए, जो टेरिफ्स लगा देते हैं, ढेर टैरिफ लगा देते हैं। यूएस का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है इस चीज़ को यहाँ पर। दिस इज़ नॉट डन। रीज़न बीइंग, देखो बताती हूँ, पूरी कहानी सुनो। क्या है कहानी? सुनो, ठीक है। हुआ क्या था कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, ये टेरिफ्स को इम्पोज करते चले जा रहे थे एक लॉ का हवाला देते हुए। ठीक है, एक लॉ का हवाला दे रहे थे। उस लॉ का नाम क्या है? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। इस पर्टिकुलर लॉ का, लो मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दी हूँ आपके नेत्रों के सुख के लिए। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977, इस एक्ट का हवाला, इस लॉ का हवाला देकर जो आपका एग्जीक्यूटिव है, यूएस एग्जीक्यूटिव है, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, वो टेरिफ्स इम्पोज करते चले जा रहे थे कि भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरनेशनल इमरजेंसी हो गई है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, जिसकी वजह से हमें टेरिफ्स इम्पोज करने पड़ रहे हैं। इस लॉ का हवाला लेकर के, इस लॉ का रेफरेंस दे करके टेरिफ्स जो है इम्पोज करते चले जा रहे थे। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि सर, पहली बात तो ये है इस लॉ में ऐसी कोई पावर है ही नहीं कि आपको टैरिफ इम्पोज करने दे। सेकंड थिंग, आप टैरिफ इम्पोज कीजिए, लेकिन जो यूएस कांग्रेस है उसका परमिशन आपको लेना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं, उसको आपको पास कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूएस कांग्रेस की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या ट्रंप ने ऐसी कोई परमिशन ली? नहीं, जवाब है नहीं, ट्रंप ने ऐसी कोई परमिशन यहाँ नहीं ली। और इसके लिए वो रीज़न देते हैं कि हमने इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमने तो इस एक्ट में, ये जो एक्ट मैंने आपको बताया, इस एक्ट के तहत हमने अपने डिसीजंस लिए हैं। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ कहा क्या, यहाँ इन्होंने ये कहा कि भाई ये एक्ट तो ऐसी कोई पावर देता ही नहीं है, फिर इस एक्ट का रेफरेंस मतलब इसका तो कोई बेस ही नहीं है। इस चीज़ को लेकर के पूरा मैटर जो है आपका न्यूज़ में है। देखो ठीक है, आगे क्या कह रहा है। द कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या था? कंट्रोवर्शियल पार्ट दैट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इम्पोज करता है ब्रॉडर टेरिफ्स विदाउट क्लियर स्टैट्यूटरी ऑथराइजेशन फ्रॉम दी कांग्रेस। कांग्रेस से आपको अगर ऐसा कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हो जिसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? कांग्रेस से। बट यूएस ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन अप्लाई की थी। कौन सी डॉक्ट्राइन है? डॉक्ट्राइन का नाम है मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का नाम क्या है? मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से आपको दिस डॉक्ट्राइन बेसिकली लीड्स टू व्हाट, कि आपको एक क्लियर लीगल अथॉरिटी लेनी होगी कांग्रेस से। किसको? एग्जीक्यूटिव को एक क्लियर लीगल अथॉरिटी लेनी होगी कांग्रेस से उन एक्शंस को लेने के लिए जिसका ब्रॉडर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है। क्या टेरिफ्स का होता है ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट? यस। पॉलिटिकल होता है कैसे? वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। ट्रेड को सीधे सीधे टेरिफ जो है, टेरिफ पॉलिसी जो है ट्रेड को सीधा सीधा इम्पैक्ट करती है, आपकी इकोनॉमी हिल गई। सेकंड थिंग, सोशल कैसे? कि भैया ट्रेड की वजह से जब आपका लेन देन बढ़ता घटता है तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी पड़ता है। इकोनॉमिक्स का बहुत मेजर इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर पॉलिटिकल कैसे? एक देश ने दूसरे देश पर टेरिफ इम्पोज कर दिया। जैसे रिसेंट हमने देखा था, यूएस ने इंडिया पर टेरिफ्स इम्पोज करता चला गया कि नहीं भैया हम नहीं चाहते कि आप रशिया से ऑयल खरीदें। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि हमारे ऊपर टेरिफ लगा दिए। अब यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो थोड़े बिगड़ते हुए नजर आए। इंडिया का जो टिल्ट है वो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जाते हुए दिखा था। ठीक है, यहाँ हुआ क्या? पॉलिटिकल रिलेशंस
में हमें दिक्कत आने लगी। अब इस चीज़ को देख करके यूएस ने क्या करा, यूएस पाकिस्तान का दामन थामने लगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है पॉलिटिकल टर्मोइल भी बेसिकली क्रिएट होता है इन एक्शंस के चलते, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भैया ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसीज इकोनॉमिक एक्ट है, ये क्लियरली कोई टेरिफ पावर्स आपको देता ही नहीं है, टेरिफ इम्पोज करने की कोई पर्टिकुलर पावर यहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है। ऐसा करके अगर आप इस एक्ट का हवाला दे करके आप टेरिफ्स इम्पोज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर्स को वायलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए था परमिशन यूएस कांग्रेस का, परमिशन आपने ली नहीं, अपने आप ही डिसीजन ले लिया। यहाँ क्या हुआ कि आपने अपनी पावर्स का मिसयूज या पावर्स का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का जो बैलेंस है उसको हिलाने की कोशिश की है। ये आपके कायदे में था नहीं, ये आपकी पावर थी नहीं, फिर भी आपने उसका एक्शन लिया, मतलब दूसरे की पावर को आपने इरोड करने की कोशिश यहाँ पे की है। यहीं से हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कांग्रेस, जो यूएस कांग्रेस है, हैज़ द अथॉरिटी टू ले एंड कलेक्ट टैक्सेस, ड्यूटीज एंड इम्पोज अंडर वट, अंडर द आर्टिकल 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि टेरिफ्स लगाना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, फीस लेवी करना, ड्यूटीज़ वगैरह इम्पोज करना, ये सब किसके हाथ में है, यूएस कांग्रेस के हाथ में है। बट यहाँ टेरिफ्स वगैरह इम्पोज कर कौन रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर कर रहा है। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का बैलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को आप बेसिकली इरोड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। Why this matter? The ruling reaffirmed that even in the case of emergencies, भले ही कितनी ही भयंकर इमरजेंसीज क्यों ना आ जाए, even in the case of emergencies, जो एग्जीक्यूटिव है वो अल्टीमेट अथॉरिटी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। Even in the case of emergencies, it must act within the exact powers जो उसको लेजिस्लेचर ने दी हैं, अपने कायदे में रहे, अपने दायरे में रहे, बाहर ज़्यादा ना उछले। ये बेसिकली स्टेटमेंट कहने का कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, जो हमने अभी आपको डॉक्ट्रिन दिखाई थी, वो डॉक्ट्रिन क्या है, मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन है। दिस डॉक्ट्रिन सेट्स विद द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। इसका रेफरेंस आपको, इसका लीगल रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको देखने को मिलता है। एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। इट इज एक होता है डेलीगेशन और एक होता है नॉन डेलीगेशन। दोनों वर्ड्स का मतलब समझो। डेलीगेशन क्या होता है कि भाई मेरे को कोई काम करने के लिए दिया गया था बट मेरे पास समय नहीं है और मैंने आपको कह दिया कि मेरी तरफ से इस काम को कर लेना, ठीक है, और आपने कर दिया। ये क्या हुआ, मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया और उस काम को करने के लिए जो आपको पावर्स रिक्वायर्ड थी मैंने वो भी आपको डेलीगेट कर दी, ठीक है। अब नॉन डेलीगेशन क्या होता है, फलाना काम होना था लेकिन उसको मेरी सिवाय कोई और नहीं कर सकता, वहाँ मेरे सिग्नेचर लगने हैं। अब जैसे चेक पे साइन होना है, मैं अब आपसे थोड़ी कहूँगी आप जाकर के मेरे चेक पे साइन कर दो, ये पावर डेलीगेट हो ही नहीं सकती। ये क्या हो गया, नॉन डेलीगेशन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का रेफरेंस, या फिर आप कह लीजिए रेफरेंस कहाँ मिल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है आपको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये रिलेटेड है किससे, नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना लिखो फटाफट से। अब व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स दैट जब कभी भी एग्जीक्यूटिव क्लेम करेगा अथॉरिटी किसके ऊपर, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसका वास्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होने वाला है, बड़े तौर पे, बड़े स्तर पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों को अगर वो इफेक्ट करने की क्षमता रखता है, तो यहाँ पर लॉ जो है उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा कि ये पावर अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव के पास में है। अगर वो एक्सप्लिसिटली बाय वर्ड मेंशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये पावर उसकी है ही नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है, साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि सर आपके पास ये पावर थी नहीं, आपने फिर भी ये एक्सरसाइज की, दिस इज नॉट डन, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लेना था, परमिशन चाहिए थी, आपको ये पास करवाना था, आपको यूएस कांग्रेस से, आपने करवाया नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर्स को आप क्या कर रहे हैं, इरोड करने की कोशिश कर रहे हैं। टेरिफ्स आर बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस यूएस सुप्रीम कोर्ट व्हाट दे हैव सेड कि यूएस जो टेरिफ्स हैं दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्ट में जो कुछ भी लिखा है उसको मिसयूज करके, उसका तोड़ मरोड़ करके, ठीक है, शब्दों का खेल करके आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर एग्जैक्टली होता क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये कुछ नहीं करता, ये बेसिकली आपका पावर्स को डिवाइड कर देता है। ये डिवाइड कर देता है किसको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी अथॉरिटी को, आपकी पावर को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में। देखो गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस होती है, देखो ये रहा गवर्नमेंट आपकी, ये रही आपकी सरकार। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट की कुल मिला के 3 ब्रांचेस है, जिसमें आपका लेजिस्लेचर आ जाता है, आता है कि नहीं, फिर आपका एग्जीक्यूटिव आ जाता है, आता है कि नहीं, और फिर आ जाता है आपका जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स, ये 3 विंग्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या करता है, इन तीनों ही विंग्स में सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली क्या कह रहा है कि आप तीनों ऑपरेट कीजिए, ठीक है, आप तीनों ऑपरेट कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बेसिकली मोटिव सिर्फ इतना है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, कोई भी किसी दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर बस इतना है कि तीनों एग्जिस्ट करो और तीनों अपना अपना काम करो, आराम से करो, बस इतना मेक श्योर करते हो चलो कि तुम इसके काम में टांग नहीं अड़ाओगे, तुम इसके काम में टांग नहीं अड़ाओगे, ठीक है। एक बेसिकली हमें क्या करना है, हार्मनी मेंटेन करते हुए चलना है, हार्मोनी कह लो, एक फ्लो बेसिकली कह लो, हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 2 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। इसके लिए ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये लो, सबसे पहले कि भैया इन्होंने ये बता दिया है कि कौन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने डिवाइड कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने डिवाइड कर दी कि कौन क्या करेगा, किसका क्या काम है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा, जुडिशरी जो है वो देख के चलेगा कि भी जो भी लॉ इम्प्लीमेंट हुए वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो फॉलो नहीं कर रहा है उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भैया सबका काम ये है, जुडिशरी तुम ये करो, एग्जीक्यूटिव तुम ये करो, लेजिस्लेचर तुम ये करो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो इनको अभी काम इनको बता दिया है, काम करने के लिए इनको कुछ पावर्स की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। इनको वो काम करने के लिए पावर भी हमने यहाँ पे दे दी है कि भैया फलाना काम करने के लिए फलानी शक्तियों का आवश्यकता है, हमने आपको वो दे दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अब काम आपको पता चल गया है, पावर आपको दे दी गई है, अब काम उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जाएगा, आपके ऊपर क्या है, एक अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी भी आपको दी गई है, आपके पास अगर अथॉरिटी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर्स भी है। अब आपको क्वेश्चन, पापा जी ने कोई काम दिया था करने के लिए, ठीक है, बोला जाओ, पापा जी ने बोला ले बेटा 100 रुपये और इस 100 रुपये के 1 किलो चावल ले आ, ठीक है। अब आप चावल लेकर नहीं आए, काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको 1 किलो चावल लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए जो पावर चाहिए थी वो भी आपको दी, 100 रुपये पकड़ा है आपके हाथ में, ठीक है, और उसके बावजूद आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा कि बताइए ये क्यों नहीं हो पाए। और ये प्रश्न चिन्ह कौन लगाएगा, मान लो जुडिशरी अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो ये दोनों हैं कि भैया अपना काम कीजिए, आपके चक्कर में हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये नहीं कर पाए तो ये किस तरीके से होता है, 2 मिनट रुको, मैं विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगी प्रॉपरली कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। बस फिलहाल थोड़ा लेमन टर्म्स में समझ लो सो दैट आगे जब मैं आपको प्रॉपर वर्ड्स में समझाऊं तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आया क्या होता है, क्या है सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ नहीं है कि डिवाइड कर देता है क्या क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी अथॉरिटी को और आपकी पावर को अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। पावर जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में सारी ताकत नहीं थमा देनी है हमें। क्यों, क्योंकि बहुत पॉसिबल है, बहुत मुमकिन है अगर हमने ऐसा किया तो पावर का क्या होगा, मिसयूज पावर का किया जाएगा। वो एक स्टेटमेंट है ना कि किसी व्यक्ति का अगर आपको चरित्र जानना है कि वो कैसा है, कितना खरा उसका, कितना सोना है उसके चरित्र में, तो कुछ नहीं कीजिए, उसके हाथ में पैसा और पावर दे दीजिए, फिर उसका इस्तेमाल वो किस तरह से करता है वो बताता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण कितना सुंदर है, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो पावर को हमें किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक विंग के हाथ में नहीं रहने देना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर होनी चाहिए, सो दैट कल को अगर इनमें से उठकर कोई एक बदतमीजी करे तो बाकी सारे उसको रोक सकें, उसको उसकी जगह दिखा सकें कि नहीं सरकार आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलो फिर इट प्रिवेंट्स व्हाट, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट करता है पावर के सेंट्रलाइजेशन को इन अ सिंगल अथॉरिटी। फिर ये चेक्स एंड बैलेंसेस भी इंश्योर करता है, 3 विंग्स हैं, 3 में से एक काम नहीं कर रही, बाकी 2 उसको फिर डंडा कर रहे कि अरे काम करो। जैसे अब कोई मैटर है, XYZ मैटर है, उस पर लॉ होना चाहिए था, लॉ है नहीं, जुडिशरी बोलेगी सर सोसाइटी में केओस हो रहा है, लॉ बना के दीजिए, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना के दे दिया। अब एग्जीक्यूटिव उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों बोलेंगे अरे अभी तक तो लॉ नहीं था, अब तो हमने लॉ बना के दे दिया, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। जुडिशरी कहेगी लॉ बन गया है, इंप्लीमेंट करो उसको फटाफट भाई, हमको फिर उसी मानदंडों के आगे हिसाब से जजमेंट्स पास करनी है, ये वो फलाना ढिकाना सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेटमेंट, बड़ी ही प्यारी स्टेटमेंट है, क्या लिखी है, टू मच पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू विदाउट एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंसेस इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ व्हाट, मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है।
ठीक है। अगर कोई देखने भालने वाला नहीं है, अगर कोई बड़ा आपके ऊपर नहीं बैठा है, कोई आपके बराबर नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि आपके पास जो पावर है आप अपनी मनमानी करेंगे। अब इसको मैं चलो इसको इस तरीके से समझो कि आप रोड पे चलते हैं जब गाड़ी लेकर के, तो रेड लाइट जंप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि रेड लाइट जंप किया तो चालान कट जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं तो आपको लिमिट में रखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति नैतिक तभी होता है जब उसके आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने दे रखे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दो, सोसाइटी में जो केओस मचेगा ना वो संभले नहीं संभलेगा, ठीक है। चलो ठीक है। Unlike the strict separation of power in the US, India follows a system of separation of power, separation of basically यहाँ पे बस इतना समझ लो, separation of power के 3 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। separation of power के आगे मैं बताऊंगी। separation of power के 3 मॉडल होते हैं, जिसमें पहला है strict, रिजिड, एकदम रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है। एक है आपका लूज मॉडल है, एक हो गया स्ट्रिक्ट जो यूएस में फॉलो होता है, ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होता है। एक है लूज मॉडल जिसको आपका ब्रिटेन फॉलो करता है। फिर एक है हमारा जो यूनिक सा निकल के आता है, वो है इंडियन मॉडल। ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज है, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला है, आवश्यकता अनुसार है। जैसे कहते हैं ना कि खाने में नमक आवश्यकता अनुसार, वैसे वही इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर आवश्यकता अनुसार। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। काम बढ़िया हमारा स्मूथ तरीके से होता रहे, ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देख लो। अभी तो चलो मैंने लेमन टर्म्स में बताया था, अब एग्जाम में पूछ लेगा तो ऐसे लिखे नहीं आओगे ना, जो मैं जैसे मैंने बताया। तो अब एग्जैक्ट वर्ड्स ले लो। सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिवीजन ऑफ पावर है। स्टेट की अथॉरिटी को, स्टेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 विंग्स में, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है। तीनों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, तीनों मस्त अपना काम करती हैं। फिर यहाँ पर इनको फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी दी है, ईच ऑर्गन ऑपरेट करता है विद इन देयर डिफाइंड लिमिट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लिमिट्स दे दी कि भैया इससे आगे आपको नहीं जाना है, उससे आगे किसी और का बेसिकली कह लो किसी और की पावर स्टार्ट हो जाती है, किसी और की अथॉरिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। तो लिमिट्स भी यहाँ सेट करके दी गई हैं आपको, ठीक है। सेपरेट पर्सनल, अच्छा ये 2 मिनट रुको, ये दोनों चीज़ें मैं 2 मिनट में बताऊंगी। सेपरेट पर्सनल्स बेसिकली 1 इंडिविजुअल शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन, ठीक है। आप जुडिशरी का पार्ट हैं, जब तक आप प्रॉपर जज वगैरह बने हुए हैं आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। रेस्ट्रिक्टेड अपॉइंटमेंट्स है, नो ऑर्गन शुड कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स ऑफ अनदर, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस हमने यहाँ पे प्रॉपर करके आपको दिए हुए हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हम आपको दे रहे हैं। एवरी ऑर्गन इज सब्जेक्ट टू ओवरसाइट बाय अदर टू इंश्योर व्हाट, टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे म्यूचुअल कॉपरेशन भी आ जाता है। अब ये तीनों मिलकर के अपना मस्त अपना काम कर रहे हैं। एक काम नहीं कर रहा है तो बाकी दोनों उसको बोल रहे हैं कि सर जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई है, जाइए अपना काम कीजिए, काम पर आइए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में केओस नहीं मच रहा है, काम जो है स्मूथली रन कर रहा है, ठीक है। चलो अब मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मैंने अभी आपको बताया 3 तरह के मॉडल होते हैं। रिजिड होता है, फिर आपका लूज होता है, और फिर एक इंडियन मॉडल है। रिजिड में क्या है, रिजिड इज रिजिड मॉडल इज बेस्ड ऑन मॉन्टेस्क्यूज प्रिंसिपल, इट इंश्योर्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। एकदम कड़ा, एकदम सख्ती से सेपरेशन ऑफ पावर किया जाएगा, वेयर 1 ऑर्गन डज नॉट एक्सरसाइज अनदर्स पावर। और इसको फॉलो आपके यूएस और ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसलिए यूएस और इस पे यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर नाराज है कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके बावजूद आप जो है अपनी पावर्स को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर लूज मॉडल हो जाता है, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपका वो लूज है, ठीक है, इतना कड़ा नहीं है। आप कहीं ना कहीं ओवरलैप हमें देखने को मिलता है आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और इसके पीछे एक रीज़न भी है। देखो वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है ये मेजरली फॉलो होता है आपका ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे उनके पास हार्डली 2 पन्ने हैं, उसी को इंटरप्रेट करके उनका बेसिकली काम चल रहा है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन की वजह से यहाँ पे क्या है, लूज मॉडल है, लूज सेपरेशन मॉडल है, ठीक है। बट अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एकदम अलग अप्रोच, हम ना ये करेंगे, हम ना वो करेंगे, हम करेंगे ये, ठीक है। एकदम डिस्टिंक्ट अप्रोच लेके चलता है। क्या, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे पास विद एन ओवरलैप एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। फंक्शनल ओवरलैप्स भी हैं, कैसे हैं मैं बताऊँगी, 2 मिनट रुको, ठीक है।
चलो, separation of power in India. India follows a distinct model separation of power with its यूनिक ड्यू टू इट्स यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। देखो हम सबको मालूम है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, ठीक है। हमने वहाँ से वो अच्छा लगा हमने वो ले लिया, उसका वो अच्छा लगा हमने ले लिया है, ऐसे आँख पे पट्टी बांध के नहीं लिया है, हमने आँख नाक कान सब खोल के रखे हैं, लिया है, लेकिन उसको फिर अपने हिसाब से मोल्ड भी किया है, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, ऐसे एकदम अंधाधुंध नहीं लिया है, ठीक है। अपनी कंडीशंस को समझा है, ठीक है, उसको अच्छे से जाना है, परखा है, उसमें हमें किस तरह का चाहिए, वहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, फिर उसको अपने आप से बना करके अच्छा सा फिर उस हिसाब से बना करके हमने दिया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, एडिट किया है हमने, ठीक है। पावर्स ऑपरेट करती है इंडिया में 2 लेवल्स पे, जिसमें पहला आपका यूनियन आ जाता है और फिर आपका आ जाता है स्टेट लेवल, ठीक है। फंक्शन इनके बेसिकली डिवाइडेड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फॉर्म में। अब ये मॉडल जो है इंश्योर करता है क्या, ब्रॉडर डिवीजन हो आपका अथॉरिटी का, प्रॉमिस करता है बैलेंस रादर देन रिजिड एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। ये कैसे होता है, 2 मिनट रुको मैं बताती हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुको, अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा रिकॉग्नाइज करता है कि हमारी जो स्टेट है उसके 3 ऑर्गन हैं, हमारा जो स्टेट है उसके 3 ऑर्गन हैं, मैंने बताया भी था, हमारा जो स्टेट है उसके 3 ऑर्गन हैं, क्या क्या है, लेजिस्लेचर है जिसका काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव है जो लॉज को इंप्लीमेंट करेगी, और फिर हमारे पास जुडिशरी है जो इन लॉज को इंटरप्रेट करती है और इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मेंटेन होती हुई रहे भारत में, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मेंटेन रहे भारत में, ठीक है। चलो, अब सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया का थोड़ा लीगल बेसिस जानते हैं। देखो एक केस हुआ था, कौन सा, री दिल्ली लॉज एक्ट केस है, ठीक है, 1951 में हुआ था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कहता है कि अनटिल एंड अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बोले, अलग से परमिट करे, कोई भी एक ऑर्गन स्टेट का दूसरे ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अनटिल एंड अनलेस आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके बोले, कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिख करके आपको दे कि लेजिस्लेचर जाइए जुडिशरी का काम कर लीजिए, कि लेजिस्लेचर जाइए एग्जीक्यूटिव का काम कर लीजिए, या फिर एग्जीक्यूटिव जाइए आप लेजिस्लेचर का काम कर लीजिए, अनटिल एंड अनलेस खास तौर पे एकदम बोल्ड वर्ड्स में लिखाना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक नहीं कर सकते। ये किस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कौन से केस में, याद रखेंगे, री दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951 में। अब ये पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत तौर पे निकल के आई, उभर के आई, कौन से केस में, केशवनंदा भारती केस में, जिस केस के अंदर हमने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट हमने बताया किसको, सेपरेशन ऑफ पावर को, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वक्त के साथ आगे आगे बढ़े, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंटेन करके रखनी चलेगी, क्या, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसकी मूल अवधारणा को नहीं बदल सकते, ठीक है, आप उसकी मूल अंतरात्मा को नहीं बदल सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है, उसका ये कुछ हिस्से हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं, उसको अडॉप्ट करवाना चाहते हैं, बढ़ते समय, चलते समय के साथ, बढ़ते जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, उसके हिसाब से आप इसको अडॉप्ट कराना चाहते हैं, करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिख दिया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो मूल अंतरात्मा है भारतीय संविधान की, उसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। चलो, अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेपरेट, एकदम रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, याद रखेंगे, हमारे यहाँ थोड़ा सा फंक्शनल ओवरलैप जो है वो एग्जिस्ट करता है अमंग ऑल दी 3 ऑर्गन्स, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग अ सिस्टम ऑफ व्हाट, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो अब ये थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कि किस तरह से फंक्शनल ओवरलैप जो है और चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। लेजिस्लेचर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर रहा है, जुडिशरी पे, जुडिशरी इन रिटर्न उस पर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम यहाँ पर भी है। इस डायग्राम को आराम से स्टडी करना, मैं आगे वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए। चलो, फंक्शनल ओवरलैप अब डिटेल में देखते हैं कि कैसा क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लेजिस्लेचर और जुडिशरी आपस में कैसे ओवरलैप करती हैं। सबसे पहले जुडिशरी परफॉर्मिंग दी लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है, जुडिशरी कौन कौन से लेजिस्लेटिव फंक्शंस हमें परफॉर्म करती हुई नजर आती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास जुडिशियल रिव्यू, फिर आपके पास आ जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल लो, रिसेंटली हमने देखा था UGC की गाइडलाइंस इशू की गई थी सरकार द्वारा, ठीक है, बट फिर हुआ क्या,
हुआ प्रोटेस्ट, भयंकर वाला प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में। फिर हुआ क्या, लोगों ने डाल दी याचिका दायर कर दी, PIL डाल दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है ओके ओके ठहर जाओ, मैं देखता हूँ, आई स्टडी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, ठीक है। एक फंक्शनल ओवरलैप हमें होता हुआ दिख रहा है। अब गाइडलाइंस इशू करना, लॉज बनाना, ये सब किसका काम है? ये सब लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है। बट यहाँ पे इंटरफेयर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेचर के पास पावर है पर पावर का मिसयूज नहीं करने दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एलिगेशन क्या लिखे थे कि भैया UGC की जो गाइडलाइंस हैं ये कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। अब भेदभाव नहीं परमिट कर सकते, आर्टिकल 14 है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, भेदभाव ऐसे कैसे हो जाएगा जी, ठीक है। ये क्वेश्चन जब उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला संज्ञान में लिया और बोला कि ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपके साथ कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी आपके साथ गलत ना हो, आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू हमारे पास बेसिकली अवेलेबल रहता है कि अगर मान लो जो आपका लेजिस्लेचर है उसने कोई लॉ बनाया बट वो लॉ आपका फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वॉयलेट करता है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब लॉ ऐसे केस में जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए इस लॉ को क्या कर देगा, अमान्य कर देगा, इनवैलिडेट कर देगा, ठीक है। कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर दी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीधे कहा था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट क्या है, आपका पार्ट है किसका, आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 इज जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सरकार द्वारा क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। अब अगर सरकार ऐसा करने में नाकामयाब होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी जिम्मेदारी बनेगी, उसकी जवाबदेही बनेगी, समझ रहे हैं आप। इसी मामले को लेकर के अभी रिसेंटली दिल्ली सरकार जो है, रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, उनको फटकार भी लगी थी और इसके पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी कई बार फटकारें लग चुकी हैं कि आप जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है, ठीक से जो फंडामेंटल राइट है ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। फिर इंट्रोडक्शन हमने किया किसका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। 14 इज योर राइट टू इक्वालिटी एंड 21 इज योर लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये कह रहे, अब ये जो आर्टिकल 21 ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आपके पास है क्या, राइट टू लाइफ, आपके पास क्या है, राइट टू लिबर्टी है, आपके पास राइट टू लाइफ है। बेवजह आपकी जान सरकार नहीं ले सकती, ठीक है। आपकी जान की एक कीमत है, हम जानते हैं आपकी जान की क्या कीमत है, बेवजह सरकार आपकी जान नहीं ले सकती। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं है कि ले ही नहीं सकती, ले सकती है बट विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सरकार फॉलो करती है उस केस में आपकी जान ली जा सकती है। ऑफ कोर्स आपने कुछ ऐसा किया है कि मजबूर आप कर दें सरकार को, ठीक है। चलो, तो कभी ऐसा कोई काम मत करना, ठीक है। चलो, फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 इनेबल करता है कोर्ट को टू स्ट्रक डाउन आर्बिट्री और अनरीजनेबल लॉज। कोई भी अनरीजनेबल, मैंने बताया ना कि सरकार जान तो ले सकती है बट उसको आप रीजन दे दिए, ठीक है। तो रीज़न मत देना सरकार को कभी भी ऐसा कोई कि वो आपकी जान लेने पे उतारू हो जाए। बहरहाल फिर आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, मान लो कोई भी एक XYZ मैटर है, उस मैटर पर हमारे पास कोई लॉ अवेलेबल नहीं है। इस केस में कोर्ट जो है मामला संज्ञान में लेकर के गाइडलाइंस इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। कोर्ट क्या कर सकता है, गाइडलाइंस इशू कर सकता है, बोल सकता है कि भाई XYZ मैटर पेंडिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास विशाखा गाइडलाइन। सोसाइटी में केओस मचा हुआ था हर तरफ, वुमेन सेफ्टी को लेकर के जो सिनेरियोज हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे। गवर्नमेंट से फिर बोला गया कि भैया आप कुछ कीजिए, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, गवर्नमेंट सुस्त पड़ी थी उस टाइम पर। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सामने आता है, मामला संज्ञान में लेता है और कहता है कि ठीक है आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम करके देंगे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, हम करके देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की, विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू की गई, ठीक है। चलो, ये एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है इसका कि कैसे जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर का काम कर रही है। एक फंक्शनल ओवरलैप यहाँ पे बेसिकली इन सभी केसेस में हमें देखने को मिला है। समझ आई बात कि नहीं? पहले तो ये बताओ, फिर अब देखेंगे कि कैसे लेजिस्लेचर परफॉर्म करता है जुडिशियल फंक्शंस को, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट का, और रिमूवल ऑफ जजेस का। इसको बहुत लेमन टर्म में, बहुत सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको मैं अगर समझाऊं, जुडिशरी का काम क्या है कि आपने कुछ ऊट पटांग हरकत की है, आपने अगर कुछ छेड़खानी, कुछ बदतमीजी की है तो आपको मिलेगी सजा,
सजा देने का काम किसका है? जुडिशरी का, ठीक है, वो आपको पनिश करेगी। अब मान लो प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, ठीक है, वो कुछ झूठ झाट बोल बाल करके कुछ, ठीक है, फर्जीवाड़ा करके प्रेसिडेंट बन गए, एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लो ऐसा करके कुछ कर दें। और क्योंकि आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ मानक सेट कर रखे हैं कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, और ऐसे करके 3-4 लिस्ट हमने दी हुई है ना। अब मान लो कल को साबित हो जाए कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो इस लायक नहीं है कि उस पद पर बैठे रहें, उस पद की गरिमा नहीं बना के रख पा रहे हैं, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा। और ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट का किस में चल रहा है? किस में चल रहा है? लेजिस्लेचर में चलता है, ठीक है। अब देखा जाए तो पनिश करने का काम है किसका? जुडिशरी का, बट यहाँ पे कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर कर रहा है। फिर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट, ये रिमूवल ऑफ जज ले लो। अभी ये जो जज थे हमारे, क्या नाम है इनका? यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा केस ले लो, यशवंत वर्मा केस ले लो। इस यशवंत वर्मा केस में हुआ क्या है भैया? इनके घर में भयंकर कैश मिला था, ठीक है। अब इतना कैश सैलरी से नहीं आया, सैलरी से तो नहीं आया होगा, बड़ी सीधी सी बात है। आपने करप्शन किया, आपने करप्शन किया मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब आपने गड़बड़ की है, आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन ये पनिशमेंट जुडिशरी खुद नहीं दे रही है। यहाँ ये पनिशमेंट कौन दे रहा है? पार्लियामेंट दे रहा है, लेजिस्लेचर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा फंक्शनल ओवरलैप जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ जुडिशरी का काम कौन कर रहा है? आपका लेजिस्लेचर कर रहा है। पनिशिंग फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस आपको अवेलेबल होते हैं एमपीज़ को, एमपीज़ भैया पार्लियामेंट में कुछ हरकत करके आ गई, आपने अपने प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। सज़ा कौन दे रहा है? अगेन यहाँ सज़ा नहीं देगी आपकी जुडिशरी, सज़ा कौन दे रहा है? आपके जो हाउस ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर अगर आपने किया है सज़ा मिलेगी, पर सज़ा लेजिस्लेचर खुद दे रहा है इस मामले में। इस मामले को कोर्ट में ले जाके नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। स्पीकर इन द चेयरमैन, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एक्ट एज ट्रिब्यूनल अंडर व्हाट? अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ। आप फलाना पार्टी से, आप XYZ पार्टी से इलेक्ट होकर आए थे, बट आपने कर दिया क्या? दल बदल करके आप ABC पार्टी में चले गई ना। ये तो धोखाधड़ी है। ऐसे कैसे आपको बख्श दिया जाए? आप पे क्या लगेगा? आप पे लगेगा डिफेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अब ये आपने गड़बड़ की या आपने हरकत की, अब इस हरकत की सज़ा मिलनी थी, लेकिन सज़ा जो जज नहीं दे रहे हैं, सज़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। सज़ा कौन दे रहा है? सज़ा लेजिस्लेचर खुद दे रहा है। स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा दे रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और मैं एक पॉइंट बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, अभी हमने रिसेंटली देखा था, थोड़े दिनों पहले नहीं, मतलब इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक टाइमलाइन सेट कर दी थी कि एंटी डिफेक्शन के मैटर पे अगर एक टाइमलाइन बेसिकली शायद से 3 महीने का टाइमलाइन डिसाइड करके दी थी कि विद इन 3 मंथ्स आपको डिसीजन देना होगा। स्पीकर साहब करिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो 3 महीने के भीतर डिसीजन लीजिए, ठीक है। फिर आप हमारे पास है जन विश्वास एक्ट 2022 लेजिस्लेचर लेकर आया था। इसमें क्या था कि कोई छोटा मोटा ऑफेंस है, कोई माइनर ऑफेंस है जिसको हम क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं, कोई छोटा मोटा है उसको हम क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे हम ट्रीट करते हैं, थे पहले, उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। मान लो सन 1990 की बात करते हैं, ठीक है। सन 2022 में है ना, मान लो, चलो उतना पीछे नहीं जाते हैं, सन 2020 में जाते हैं। सन 2020 में एक 18 साल का लड़का था, एक 16 साल का लड़का था, मान लो उसने चोरी की 50 रुपये की। अब जो 50 रुपये की चोरी कोई बहुत इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि उसका ज़िंदगी उससे छीन लिया जाए, उसको जेल में 25 साल 50 साल को डाल दिया जाए, नहीं। इस इतने से छोटे से इतने माइनर ऑफेंस के लिए सिर्फ 50 रुपये के लिए उसका ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर ट्रीट ना करके उसको मॉनेटरी सजा दीजिए कि भैया तुमने 50 रुपये की सॉरी की, चलो 10,000 का फाइन भरो, हमें नहीं पता 10,000 कहाँ से लाओगे, ठीक है। उसका ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी अब यहाँ पे ये वही आ जाता है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिंदगी। वैसे तो जुडिशरी का काम था, पर यहाँ पे एक्ट कौन बना करके दे रहा है? एक्ट आपका बना के दे रहा है लेजिस्लेचर, ठीक है। चलो ठीक है, चलो फंक्शनल ओवरलैप फिर से और देखते हैं किस किस का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ओवरलैप हम देखते हैं। चलो ये क्या कह रहा है कि अब देखेंगे हम एक्सरसाइज, एग्जीक्यूटिव जो है कब आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो कब आपका लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 73 एंड 162, 73 इन द केस ऑफ यूनियन एंड 162 इन द केस ऑफ स्टेट्स।
इनका इन एग्जीक्यूटिव पावर्स का सेम फोर्स होता है एज अ लॉ। जैसे कि जो वैल्यू एक लॉ की होती है वही सेम फोर्स, वही इक्वल फोर्स हो जाता है आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का, अगर वो आर्टिकल 73 और 173 और 163(2) के अंदर आते हैं। बट ये पॉसिबल तभी है जब उस पर्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए ऑलरेडी कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लीजिए कोई XYZ मैटर है, इस मैटर को डील करने के लिए लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट मैटर हमें इमीडिएटली हैंडल करना है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सेम वैल्यू है जो किसी लॉ का हो सकता है। अब ये उसी केस में जब लॉ नहीं है। अब मान लो आज हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, ठीक है, और 1 महीने बाद उस पर हमने लॉ बना दिया है। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वैलिड नहीं है, इट इज़ नो मोर वैलिड, ठीक है। चलो आर्टिकल 73 इन द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा देख लो क्या कहता है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर of the union subject to the provisions of this constitution, the executive power of union shall extend to the matters with respect to which parliament has the power to make laws। ये बेसिकली कह रहा है आर्टिकल 73 कह रहा है, आर्टिकल 73 इज इन द केस ऑफ यूनियन, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट है, अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर्टिकल 73 के अंदर पास किया जा सकता है, बट उन्हीं मैटर्स पर जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 162 के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं बट उन्हीं मैटर्स में स्टेट द्वारा जिन पर स्टेट जो है लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट्री मैटर्स पर स्टेट लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, न्यूएंसेस हैं। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसमें बेस्ट एग्जांपल इसका, अनदर बेस्ट एग्जांपल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आपका किस में आ जाता है, आर्टिकल 123 एंड 213 के अंदर आ जाता है। 123 आपका यूनियन का है, 213 आपका स्टेट का है। और ये जो स्टेट वाला है इसका बेस्ट यूज़ किसने किया था, बिहार ने। इसका मस्त एकदम बेस्ट यूज़ किसने किया था, बिहार ने। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी मेरे ख्याल में। इनको लैंड रिफॉर्म पर एक लॉ बनाना था, बन नहीं पाया, तो ठीक है हम लॉ बनाएंगे ही नहीं, हम ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे। ऑर्डिनेंस को, और ये 300 से ज़्यादा बार ऑर्डिनेंस जो है बार बार रिपीटेडली लाया गया और काम निकाला गया। यहाँ पे लूप होल्स का यूज़ किया गया, ठीक है, लूप होल्स का, कि भैया लॉ अगर बनाते तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर के सामने रखना पड़ता, उसको पारित करवाना, पास करवाना पड़ता। अब आपको मालूम है कि आप वो करवा नहीं पाएंगे, ठीक है, हम लॉ बनाएंगे ही नहीं, हम ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। ऑर्डिनेंस का भी इक्वल पावर है टू एनी एक्ट, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो एक्ट पास करता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो एक्ट पास करता है, सेम पावर ऑर्डिनेंसेस के पास भी है, ठीक है। बट हियर इज द कैच, ये ऑर्डिनेंसेस आप तभी बना सकते हो जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, लेजिस्लेचर छुट्टी मनाने गया है, लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है, उस केस में, ठीक है, उस केस में हो सकता है। आर्टिकल 123 एंड 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव को कि वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं व्हेन लेजिस्लेचर इज इन रिसेस, छुट्टी पर गया है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को इशू करता है, यही पावर प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं आपके ऑर्डिनेंसेस। और 213 में ये पावर गवर्नर के पास होती है, गवर्नर के साथ साठ गांठ कर लो, मजे मजे, ठीक है। सेम फोर्स एज द एक्ट बट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ असेंबली, रीअसेंबली, ठीक है। देखो बहुत मुमकिन है कि विद इन 6 मंथ दोनों में से कोई एक हाउस तो बैठ ही जाएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर असेंबली जो है वो बैठ जाएगी, ठीक है। अब 6 महीने ये हो गया, और फिर 6 से ही 6 महीने के अंदर अंदर असेंबली बैठेगी। 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो बिल जो ऑर्डिनेंस है वो पास करवाना पड़ेगा। नहीं करवा पाते हैं अगर आप पास, तो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे टोटल लाइफ जो है आपकी ऑर्डिनेंस की कितनी हो जाती है, 6 मंथ्स 6 वीक, ठीक है। 6 महीने 6 हफ्ते किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ जो है वो 6 मंथ्स और 6 वीक्स हो सकती है। 6 महीने जब तक असेंबली जो है वो बैठी नहीं है, और 6 महीने असेंबली बैठने के बाद, 6 महीने के बाद जैसे ही असेंबली बैठेगी, असेंबली बैठने के बाद विद इन 6 हफ्ते के अंदर अंदर विद इन 6 वीक्स आपको जो ऑर्डिनेंस है वो पास कराना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेजिस्लेचर किस तरीके से एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहा है। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका MP लैट्स स्कीम, ठीक है। इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे MPs होते हैं उनको फंड दिया जाता है, कुछ 5 करोड़ रुपए उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, और बोला जाता है आप जिस भी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के आए हैं जाइए और जाके उसको डेवलप कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए, आपके कहते हैं हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल की ज़रूरत है तो स्कूल बनाइए, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है जाइए अपनी कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप कीजिए, ठीक है। अब डेवलपमेंट वैसे देखा जाए ये सब काम किसका है, ये सब काम किसके अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। ये सब
काम किसका है, एग्जीक्यूटिव है, बट यहाँ पर आपका लेजिस्लेचर ये काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेजिस्लेचर अप्रूव करता है, ओवरसी करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्मार्ट सिटी मिशन है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करता है, इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर होती है, जो क्षमा याचिका दायर करते हैं फिर उनको क्षमा दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, सबसे बेहतरीन। जुडिशरी ने सज़ा दे दी है बट उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि प्रेसिडेंट के पास जाके अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए साहब माफ़ी। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है पावर टू ग्रांट पार्डन, कि आपको माफ़ी दे सके, रेमिशन दे सके, कम्यूटेशन दे सके, ठीक है। फिर डिसिप्लिनरी कंट्रोल ले सकते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है किस पर, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर अंडर आर्टिकल 311 में, ठीक है। ये भी ऑप्शन है हमारे पास। फिर अब देखते हैं जुडिशरी किस तरीके से एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो रिट्स इशू होती हैं, जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो रिट्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, रिट्स है ना हमारे पास, 4-5 तरीके की रिट्स है हमारे पास। ये रिट्स इशू करके जो आपका जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आता है। वहीं आर्टिकल 142 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पास कर सकता है, किस लिए, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है आपका ऑर्डर्स को पास करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल सबसे बढ़िया 2G स्पेक्ट्रम केस था। 2G स्पेक्ट्रम केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया था, किस आधार पर, कि भैया एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पर जो है करप्शन किया है, एग्जीक्यूटिव ने करप्शन किया। एग्जीक्यूटिव का काम था एलोकेशंस वगैरह सब हैंडल करना 2G स्पेक्ट्रम में। अब जुडिशरी ने देखा कि भैया एग्जीक्यूटिव यहाँ धांधली कर रहा है, जुडिशरी बोली ठहर जाओ, ऐसे कैसे, सारे के सारे एलोकेशन 122 के 122 एलोकेशन यहाँ पे जुडिशरी ने क्या करे, कैंसिल कर दिए। और ये जो कंप्लीट जस्टिस है इसका बहुत ही बेहतरीन यूज़ हमने कब देखा था, हमने देखा था जब अयोध्या मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया था, कंप्लीट जस्टिस मेक श्योर करने के लिए क्या किया था, एक तो जो डिस्प्यूटेड लैंड थी पूरी की पूरी किसको दे दी थी, अयोध्या रामलला जी को हमने दे दी थी। फिर ये जो दूसरी पार्टी थी, जो वक्फ बोर्ड था यहाँ पर, जो सेकंड पार्टी था, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो ये मेक श्योर करने के लिए भी उसको 5 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड कर दिया गया था। क्यों दिया गया था, कंप्लीट जस्टिस मेक श्योर करने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पर भी हमने कंप्लीट जस्टिस, ये आर्टिकल 142 का यूज़ होते हुए हमने वहाँ पर भी देखा था। फिर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस जो 1975 में हुआ था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करता है ब्रॉडर सेंस में, ठीक है, किसमें, ब्रॉडर सेंस में, ये एकदम ऐसा रिजिड और एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। ओवरलैपिंग, फंक्शनिंग ओवरलैपिंग दिख सकती है, अगर एक ऑर्गन जो है उसके कुछ फंक्शंस है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, तो सेकंड जो है हमारा जो अदर ऑर्डर है, अदर ऑर्गन है, वो यहाँ पे हेल्प आउट चीज़ों को कर सकता है। ये किस लिए, टू हेल्प टू मेंटेन दी हार्मनी इन दी सोसाइटी, जो ये जो चक्र है पूरा वो ढंग से तरीके से चलता रहे, ठीक है। अब म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंसेस देख लेते हैं अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले क्या जाता है, जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को। जुडिशरी के पावर है, जुडिशरी के पास है पावर कौन सी, जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशरी कोई भी लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो लेजिस्लेचर ने पास किया है मगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उन लॉज को स्ट्रक डाउन कर सकती है। बेहतरीन, ठीक है। कि हो तो हो लहो केस में हमने देखा था डिसीजंस ऑफ द स्पीकर ऑन डिफेक्शन, ये सब्जेक्ट हैं किसके, जुडिशियल रिव्यू के। अगर जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि स्पीकर ने यहाँ पर आर्बिट्री डिसीजन लिया है, ज़बरदस्ती कुछ यहाँ पर तिगड़म बिठाई गई है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। याद रखेंगे जुडिशियल डॉक्ट्राइन, यहाँ पे कौन कौन सी जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मेक श्योर करती हैं कि जो लेजिस्लेटिव है ये हद में रहे, ठीक है। ये अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, पावर का सिर्फ सदुपयोग ही करे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, हाँ या ना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल रामेश्वर प्रसाद केस जो 2006 में हुआ था।
प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज किया जाता है इस केस में बेसिकली बताया गया, जो प्रेसिडेंट रूल हम इम्पोज कर देते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी को लगता है कि जबरदस्ती प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा रहा है, आवश्यकता नहीं है फिर भी किया जा रहा है, जुडिशरी बीच में आ सकती है, जुडिशरी इस चीज़ को क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, पावर आपको दी है, ठीक है, पर प्रेसिडेंट रूल आपको इसलिए दिया है ताकि अगर गवर्नमेंट इन फंक्शन नहीं है और आपको सिचुएशन हैंडल करनी है, जो मणिपुर के केस में हमने देखा था, जब गवर्नमेंट वहाँ पे फंक्शन नहीं कर पा रही थी ठीक से, जो प्रेसिडेंट ने क्या करा, वहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। अगर सिचुएशन ऐसी है कि प्रेसिडेंट रूल जस्टिफाई होता है तो ही लागू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं से भी कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न तो नहीं हुई थी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, जबरदस्ती आप लगा रहे हैं, तो वो नहीं करने दिया जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस को, किसमें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। व्हाट इफ एग्जीक्यूटिव जो है अपने प्रिय लोगों को, अपने करीबी लोगों को उठा करके बैठा दे, अपने प्रियजनों को उठा करके बैठा दे जुडिशरी में, सो दैट उसको कोई रोकने वाला हो ना हो, नहीं, ये नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है। फिर कोर्ट इशू करता है डायरेक्शंस और मॉनिटर करता है मैकेनिज्म्स को, किसके, फॉर दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, सो दैट किसी भी तरह का कोई तिगड़म, कोई भी धांधली यहाँ पे नहीं की जा सके। फिर अब देखते हैं म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेचर का कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। अब यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव है ये अकाउंटेबल है टू वूम, टू दी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, बताओ, कमेंट करो फटाफट, बताओ एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली आपका अकाउंटेबल है टू वूम, टू दी पार्लियामेंट, एंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू व्हाट, थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव्स को हटाया जा सकता है, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है पार्लियामेंट में, और अगर जो मानक तय किए गए हैं उस पर वो खड़ा नहीं उतरता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू उनको हटाया भी जा सकता है उनके पद से। ठीक है, जो मोदी जी हैं, इफ इन एनी केस काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चन किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके सरकार गिरा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आवर है फिर हमारे पास, फिर डिबेट्स एंड डिस्कशन, मोशंस लाए जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठाई जाती हैं, किस लिए, सो दैट ये जो एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, बाय वूम, बाय दी लेजिस्लेचर। ठीक है, कंट्रोल करते हैं हम किसको, टैक्सेशन को और पब्लिक एक्सपेंडिचर को। ठीक है, ये सब होता है, एग्जीक्यूटिव जो है बजट वगैरह लेकर के आते हैं ना पार्लियामेंट में, फिर उस पर लेजिस्लेटिव डिस्कशन वगैरह सब चलता है, आपको मनमानी नहीं करनी दी जाएगी, सब कायदे में रह के किया जाएगा। लेजिस्लेचर का कंट्रोल देखते हैं ओवर जुडिशरी, हमारे पास आर्टिकल 233A है, हमारे पास आर्टिकल 233B है, जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो यदि चाहे, उसको लगता है आवश्यक है तो ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लिमिट भी कर सकता है, जुरिस्डिक्शन को बढ़ा भी सकता है, लिमिट भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी वाली जो चीज़ें हैं उसमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट के फिर पास पावर भी है किस चीज़ को लेकर के, जजेस के इम्पीचमेंट को लेकर के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा, वैसे याद रखना इम्पीचमेंट जजेस का नहीं होता, इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, जजेस का रिमूवल होता है। जो इम्पीचमेंट वर्ड है, इस वर्ड का यूज स्पेसिफिकली सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करता है जुडिशरी को। अभी हमने लेजिस्लेचर देखा, अभी हम एग्जीक्यूटिव देखेंगे। तो भैया जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम किसका है, उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट साहब का है। ठीक है, पावर टू प्रोसिक्यूट जजेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर, तो भैया हमारे पास क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कुछ बिल्स को लेकर के। ठीक है, फिर प्रियोर एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन आपको चाहिए होती है, प्रियोर रिकमेंडेशन आपको चाहिए रहता है प्रेसिडेंट से, कई बार गवर्नर से। अगर आप मनी बिल लेकर आ रहे हैं या फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल्स लेकर आ रहे हैं, कुछ बिल्स हैं जिनको अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है इन दी पार्लियामेंट, यू नीड द प्रियोर अप्रूवल, द प्रियोर रिकमेंडेशन फ्रॉम दी प्रेसिडेंट, राइट।
है कि नहीं। फिर हमारे पास समनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रोरोगेटिव है आपका, कहते हैं डिसॉल्व भी कर सकते हैं ये लेजिस्लेचर को, ये सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास अवेलेबल है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसेस देख लेते हैं, इंश्योरिंग व्हाट, इंश्योरिंग म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर आपको फंक्शनल ओवरलैप करने दे रहा है तो वो ये भी मेक श्योर कर रहा है कि आप ज़बरदस्ती नाक ना घुसाएं दूसरे के मैटर में। क्या मेक श्योर कर रहा है, हमें सेफगार्ड्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस लिए, टू प्रिवेंट अनड्यू इंटरफेरेंस, ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस नहीं करने दिया जाएगा, उतना ही जितना आवश्यक है, ठीक है। कैसे, लेजिस्लेचर का देख लो, आर्टिकल 122 और 212 के अंदर ये कोर्ट्स जो है दे आर बेसिकली बार्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कोर्ट में ले जाकर के क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। प्रोसीडिंग्स को जो हो रही हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के केस में प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हुआ, इस बिना पर कोर्ट में ले जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते आप किसको, हमारी जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स हैं उनको, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हैं तो उसके लिए फिर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। इंश्योर करता है क्या कि इंडिपेंडेंट रहे हमारी लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ओवर व्हाट, ओवर दी एग्जीक्यूटिव, राइट। जुडिशरी का देख लो, जुडिशरी के केस में हमारे पास आर्टिकल 121 है और 211 है जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को इन दी लेजिस्लेचर में। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं हमारे, उनके कंडक्ट को, उनके बिहेवियर को जज नहीं, बेसिकली उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट, ठीक है। जो रिमूवल प्रोसेस है वो एक डिफरेंट केस हो जाता है, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, इसको मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए, और ये भी याद रखिएगा आज तक भारत के इतिहास में कोई भी जज जो है वो इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है। वो अलग बात है कि इम्पीचमेंट मोशंस उनके अगेंस्ट बेसिकली लाए गए थे, प्रोसीजर शुरू किया गया था, मगर अभी तक किसी का भी इम्पीचमेंट प्रॉपर हुआ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमारे पास आर्टिकल 361 है जो ग्रांट करता है किसको, इम्यूनिटी टू वोम प्रेसिडेंट एंड दी गवर्नर, कि भैया इनकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। कब तक, जब तक वो अपना टर्म सर्व कर रहे हैं, ठीक है, जब तक कि वो अपने ऑफिस में बने हुए हैं, ड्यूरिंग देयर टर्म इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट। याद रखिए, क्रिमिनल है, सिविल नहीं है, सिविल यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। फिर टुगेदर दीज प्रोविजंस मेंटेन व्हाट, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड अपहोल्ड्स व्हाट, अपहोल्ड्स द बैलेंस्ड सेपरेशन ऑफ पावर, करेक्ट। याद रहेगी इतनी बात कि नहीं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन कौन से इंस्टेंसेस हुए, इंस्टेंसेस अंडरमाइनिंग द सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है 9th शेड्यूल, इसका मिसयूज बेसिकली आप कह लीजिए किया जाता है। 9th शेड्यूल में बेसिकली क्या है, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। इसमें आर्टिकल 31B इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें बेसिकली इतना कहा गया है कि कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर बनाता है और उसको आपको आपका 9th शेड्यूल में डाल देता है तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाता है, फिर उस लॉ को उस लॉ पर जुडिशरी जो है रिव्यू नहीं कर सकती है वो, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 31B टू शील्ड व्हाट, स्पेसिफिक सेंट्रल और स्टेट लॉ प्राइमरली रिगार्डिंग दी लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू से बचा लेता है 9th शेड्यूल किसी भी लॉ को, ठीक है। चलो हाँ चलो, अब जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन। बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि 9th शेड्यूल जो है शील्ड करके ले जा रहा है, ये एक थोड़ा सा मिसयूज़ हम बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अंडरमाइन होती हुई नज़र आ रही है। फिर एक जुडिशियल ओवर रीच है हमारे पास, जुडिशियल ओवर रीच है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, कोर्ट्स हैव वोकेशनली एंटर्ड एग्जीक्यूटिव फॉर और पॉलिसी डोमेन्स, जैसे कि लिक्वर बैन नियर हाईवेज, ठीक है। जो शराब वगैरह है 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिकली बंद कर दिए गई थी कि हाईवेज वगैरह पे नहीं बेची जाएंगी। अब वैसे ये सब काम है किसका, देखा जाए तो ये सब काम एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। बट यहाँ किसने किया,
यहाँ किसने किया? जुडिशरी कर रही है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ SIT, SIT इज योर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन द मैटर ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को हैंडल करना, उसको कम करना, कैसे क्या उसको मैटर को डील करना है, ये सब काम किसका है? ये सब काम है एग्जीक्यूटिव का। बट फिर अगेन हमारे पास ये SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे सेटअप करके किसने दी? सेटअप करके देती है हमें जुडिशरी। फिर एक्सेसिव ऑर्डिनेंस मेकिंग, रिपीटेड प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय पासिंग द लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, ये जो मैंने बताया था आपको DC वाधवा केस जो बिहार वाला था, DC वाधवा केस 1986, टर्म्ड रीप्रोमulgation। भैया रीप्रोमulgation नहीं हो सकता, ये क्या है? फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मैंने बिहार वाला केस बताया था, 300 से ज़्यादा बार एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार रिपीट करे जा रहे थे, सो दैट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो ना करना पड़े। ठीक है, ओवरऑल दिस प्रैक्टिस जो है, जो प्रैक्टिस है, इस तरह की प्रैक्टिस ब्लर कर देती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को और वीकन करती हैं किसको? स्पिरिट ऑफ द पावर ऑफ स्पिरिट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ओके, दीज आर द UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड है, इनको एक बार अटेम्प्ट करके आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये वाला सवाल देख लो, ये सवाल पूछा गया है आपसे 2020 में पूछा गया है, फिर ये सवाल आपसे 2019 में पूछा गया है दूसरा, और तीसरा ये सवाल है जो आपसे पूछ रहा है 2015 में। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, वो भी एक बार आप PYQs उठा करके देखिएगा आराम से। ठीक है, आपको उसमें भी अच्छी खासी संख्या में प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें कौन सा वीडियो का पार्ट था जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा, या फिर कौन सा ये इस वीडियो से आपको एक नई बात पता चली हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।